जय जवाहर सर परिवार। मैं अमित राठौर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपका कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो इससे पहले जो हमने जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर का जो विकास क्रम है वो कैसे आगे बढ़ा था, है ना। उसी में हम आज का हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशन। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले जो वीडियो आया था कंप्यूटर के इतिहास के बारे में उसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि ये आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन, है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि कोई भी जब नया आविष्कार होता है तो धीरे धीरे उसका विकास होते जाता है, उसमें धीरे धीरे और नए नए खोज किए जाते हैं, है ना। तो वैसे कंप्यूटर में भी नए नए आविष्कार होते गए और उसकी जो कार्य क्षमता है या उसका आकार है, प्रकार है, कार्यशैली है ना, वो सारी चीज़ों में क्या है धीरे धीरे बदलाव होते गए। और जो आज हम जो कंप्यूटर देखते हैं और जब जो उस समय जो कंप्यूटर थे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। आज हम कंप्यूटर को अपने हाथों के हथेली में भी पहन के एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम का जो कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, वो कैसा था कि आपको उसको रखने के लिए आपको बहुत बड़ा स्पेस की जरूरत होती थी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, है ना। तो हम देखते हैं, समझते हैं कैसे कैसे उसका विकास क्रम आगे बढ़ते गया और नए नए आविष्कार कैसे कैसे होते गए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ी में हम बात करें तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उसको हम एक पहले टेबल फॉर्मेट में समझ लेंगे कि क्या क्या होता है। मतलब जैसे कौन सी पीढ़ी था, किस वर्ष से किस वर्ष तक को हम पहली पीढ़ी के अंतर्गत रखते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या लगाए गए थे, है ना। उसमें भाषा क्या थी, मतलब कौन सी भाषा यूज करते थे। जो अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें हम उसमें कैसे स्टोर करते थे। उसके बाद उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे और तत्कालीन जो कंप्यूटर थे, मतलब उस समय जो कंप्यूटर थे उसके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं टेबल के माध्यम से। उसके बाद हम सारी और जो जनरेशन है उसको एक एक करके विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन था, वो आपसे कब से कब तक था आपका, वो था 1945 से लेकर 1955 तक। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था उसके रूप में हम किसका उपयोग करते थे, वर्किंग टू का उपयोग करते थे। भाषा हम कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे उसमें, तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग उसमें उपयोग करते थे। उसके बाद अगर हम मेमोरी, मतलब उस टाइम का जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, उसमें मेमोरी के रूप में पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम का हम उपयोग करते थे। नेक्स्ट ओएस, उस टाइम ओएस यूज नहीं करते थे, है ना। उस टाइम हम क्या करते थे, कंप्यूटर में इनपुट लेने के लिए हम पंच कार्ड का उपयोग करते थे, है ना। और उसी के माध्यम से फिर हम आउटपुट प्राप्त करते थे। उसके बाद अगर उस समय के जो कंप्यूटर थे उसके बारे में बात करूँ तो उसमें सबसे पहले था आपका एनियाक, है ना। ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका पूरा नाम होता है, एनियाक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक, एनियाक का पूरा नाम। उसके बाद एडवैक, यूनिवैक और IBM 701, ये उस जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक, सबसे पहला कंप्यूटर आपका एनियाक था, उसका पूरा नाम पूछा गया है और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाता है तो एनियाक ही है। ठीक, उसके बाद हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन आपका 1956 से लेकर 1965 तक की चला था। और इसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे उसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज किए थे। ठीक, ट्रांजिस्टर का यूज किए थे। क्या होता है उसको हम आगे जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। नेक्स्ट उसमें भाषा की बात करें तो भाषा हम कोबोल और फोटान के यूज करते थे, है ना। भाषा के रूप में हम फोटान और कोबोल का यूज करते थे। मेमोरी के रूप में पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते थे। और इस टाइम में जो कंप्यूटर था वो था आपका IBM 730, हनीवेल 400 और CDC 1640। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये कौन से आपके जनरेशन का कंप्यूटर है करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था IBM 360, ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर करके क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला आपका IBM 360, तो उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन 1966 से लेकर 1975 तक का जो टाइम पीरियड था वो था आपका थर्ड जनरेशन के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हम IC का यूज किए थे। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। उस टाइम जब हम थर्ड जनरेशन में जो IC यूज करते थे वो आपका SLI था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर। इसमें हम अगर भाषा की बात करें तो भाषा में हम पासवर्ड और बेसिक का यूज करते थे।
और ये था आपका जो मेमोरी था, उसमें हम मैग्नेटिक डिस्क के रूप में हम यूज करते थे। मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते थे। इस टाइप जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था आपका रियल टाइम और टाइम शेयरिंग। रियल टाइम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते थे। अगर इस टाइम के जो कंप्यूटर थे उसके बारे में बात करें, ये आपका IBM 360, 370, CDC 6600 और PDP 811 है ना, उस टाइप के ये कंप्यूटर। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज करते थे है ना, उसका टाइम पीरियड 1976 से लेकर 1990 तक। इस टाइम जो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे और IC का यूज करते थे, जिसको हम क्या कौन सा IC का यूज करते थे, VLSI का यूज करते थे। इसका पूरा नाम होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर होता है ना। इस टाइप में जो भाषा है वो है आपका C और C++ भाषा का आविष्कार हो चुका था है ना। इसमें हम स्टोरेज के रूप में रैम और रोम का यूज करते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में DOS और विंडो का यूज करते थे। इस टाइम का जो कंप्यूटर है वो है Cray 1, Cray 2, Apple 2 और Vex 9000। ठीक, तो ये हो गया आपका फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में 1990 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है ना, वो है आपका फिफ्थ जनरेशन के अंदर रखा जाता है। इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर और ULSI का यूज करते थे। इसका जो पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। और इस टाइप का जो भाषा है उसमें हम जावा और विजुअल बेसिक, प्रो जैसे XP.NET इस तरह की चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं। मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का हम यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हम विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स आदि का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो उसमें है IBM नोटबुक, परम और आपका पेंटिनियम। उसके बाद अगर जब हम देखते हैं, बात करते हैं एक एक जनरेशन के बारे में डिटेल में देखते हैं है ना। तो जैसे हम फर्स्ट जनरेशन में देखें तो जैसे मैंने टेबल पर बताया था आपको, इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1945 से 1955 है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कैसा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा पहले के ज़माने में एक पीला बत्ती आता था लाइट, जिसको हम बोलते थे लड्डू बल्ब बोलते थे, इस प्रकार का रहता था। ठीक है, इस प्रकार का रहता था। ऐसे ही क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब रहता था। इसमें काम, इसमें इस प्रकार का इलेक्ट्रोड भरे होते हैं और एक सिस्टम में जो फर्स्ट टाइम ENIAC बनाया गया था उसमें 18,000 आपका वैक्यूम ट्यूब लगा था। इसमें इलेक्ट्रोड क्या करता है, इनपुट के रूप में आता है, उसको आगे बढ़ाने का या उसको कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण करने का कार्य करता है, जो आपका वैक्यूम ट्यूब होता है। उसके बाद अगर भाषा की बात करें तो इसमें मशीन लैंग्वेज किसको कहा जाता है, जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है और वो किस फॉर्मेट में रहता है, 0 और 1 फॉर्मेट रहता है। अगर हम यहाँ पर 0 की बात करें तो 0 मतलब जैसे स्विच देखें हम उसमें ऑन ऑफ, तो जब वो ऑफ रहता है, जैसे हम ऑफ पल्स की बात करते हैं, ऑफ पल्स की बात करते हैं हमारी नाड़ी तंत्र की, तो उसमें भी क्या करते हैं 0 और 1 फॉर्मेट है ना। तो 0 मतलब क्या होता है, ऑफ होता है और 1 मतलब क्या होता है, ऑन होता है। तो ये जो कंप्यूटर है वह आपका मशीन भाषा को समझता है। ठीक, साथ ही हम असेंबली लैंग्वेज का भी यूज करते थे। और LLL इसका आपको पूरा नाम होता है लो लेवल लैंग्वेज है ना। तो ये जो था असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज था, एक इस पर काम करता था, LLL पर काम करता था। इसका पूरा नाम होता है लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद हम इसमें जैसे हमको अब कंप्यूटर को निर्देश देना था, तो उस टाइम तक कीबोर्ड का आविष्कार हुआ नहीं था, तो हम किसके माध्यम से उसमें इनपुट कराते थे, एक पंच कार्ड के माध्यम से हम उसको क्या करते थे, इनपुट कराते थे है ना। और आउटपुट के लिए भी हम आपका पंच कार्ड का यूज करते थे। नेक्स्ट मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के रूप में हम लोग पेपर टेप का यूज करते थे है ना, ये मेमोरी के रूप में यूज होता था। और इस टाइप का जो सबसे पहला कंप्यूटर था, प्रथम जनरेशन का जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो है आपका ENIAC का पूरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है ना। इसका पूरा नाम हमेशा पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, एक तो पहला आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किए थे, तो वो है आपका वैक्यूम ट्यूब। और दूसरा क्वेश्चन मिलता है ENIAC क्या है, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इसका जो पूरा नाम है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और अक्सर पूछा जाता है इसको। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता था कि जो ENIAC था है ना, ये आपको इसको रखने के लिए मान के चलिए
50x40 इतने साइज का आपको क्या चाहिए था, स्पेस से ही होता था, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती थी। और ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, आप देखे होंगे जो घर में बल्ब जलता है गोल वाला, है ना, आप जब उसको छू के देखेंगे तो वो क्या करता है, हीट करता है, गर्म होता है ना। तो सोचो कि एक रूम में आप 18,000 अगर वैक्यूम ट्यूब लगा देंगे तो कितना गर्मी उत्पन्न करेगा, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता था, बहुत सारे एयर कंडीशनर का यूज करना पड़ता था। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। और इसी डिसएडवांटेज को देखते हुए एक नया आविष्कार हुआ, वो था आपका ट्रांजिस्टर का। तो सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1965 तक, है ना। और इसमें क्या किया, एक नया आविष्कार हुआ ट्रांजिस्टर का। ये जो ट्रांजिस्टर था ये वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा कम जगह लेता था, कम ऊर्जा का खपत करता था, है ना। इसीलिए क्या हुआ, ज़्यादा आपका सक्सेसफुल रहा। और जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसकी साइज में और उसकी जो ऊर्जा की जो खपत थी उसमें कमी आने लगी, है ना। और इसमें क्या था, आपका जो ट्रांजिस्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करके बनाया था। इसका आविष्कार 3 वैज्ञानिकों ने किया था, शाक्ले, ब्रिटेन और बर्डी ने मिलकर इसका आविष्कार किया था 1947 में। और इन लोगों को 1958 में इसी के आविष्कार के कारण इनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन को मिलाकर बनाया जाता है। 3 वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया था, आपको शाक्ले, ब्रिटेन और बर्डी, 3 वैज्ञानिक ने मिलकर इसको बनाया था 1947 में। इसमें हम मैग्नेटिक टेप यूज करते थे मेमोरी के रूप में, है ना। और इस टाइम का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो था आपका फोटान और कोबोल। फोटान और कोबोल को हम यूज करते थे। और ये जो फोटान और कोबोल थे इसको IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। और ये जो फोटान और कोबोल था ये कौन सी लैंग्वेज को समझता था, हाई लेवल लैंग्वेज को समझता था। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में अंतर क्या होता है। मैंने जब आप फर्स्ट ईयर से बता रहा था तो उसमें मैंने बताया कि जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। जब हम भाषा को पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग भाषा जब पढ़ेंगे उस टाइम मैं और आपको अच्छे से बताऊंगा इसको, है ना। अभी आपको बस इतना ही बता देता हूँ कि जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। जैसे लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये मशीन लैंग्वेज होता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम नहीं समझ पाते, उसको सिर्फ क्या कौन समझता है, मशीन समझता है। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो हम यूज करते हैं, जो हम समझते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल जो आपका लैंग्वेज है ना, वो क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन मशीन उसको ABCD को नहीं समझता, वो किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज, 0 1 को समझता है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेटर आता है, वो क्या करता है आपको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद मशीन उसको समझता है, मशीन समझने के बाद उसको प्रोसेस करता है, उसमें सारी जो प्रक्रिया है वो पूरा होता है। पूरा होने के बाद फिर वो क्या करता है, डिकोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद हमको आउटपुट के रूप में मिलता है, ठीक। तो जब फर्स्ट जनरेशन आया तो उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे और वो किस टाइप का था, आपका लो लेवल लैंग्वेज था, हाँ। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आया तो उसमें क्या किया था, फोटान और कोबोल जैसे आपका लैंग्वेज का यूज हो गया था और उसके हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करना चालू कर दिए थे। तो ये हो गया आपका सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के बाद था आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन ये जो टाइम पीरियड था ये है आपका 1966 से 1975 तक। इसमें IC का आविष्कार हुआ, और जब IC का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर एक छोटे से ब्रीफ केस जैसे साइज में वो कन्वर्ट होने लगा, धीरे धीरे उसका साइज छोटा होने लगा, है ना। क्योंकि ये जो IC है इसमें जितना भी आपका ट्रांजिस्टर, रजिस्टर सबको इसी के अंदर में समाहित कर दिया गया। और इसको हम जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे लाखों ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ता था, वो सारी चीज़ आपका एक IC में आ जाता था, ठीक है। तो IC का आविष्कार हुआ आपका 1958 में। इसका आविष्कार करता था किल्बी करके था एक वैज्ञानिक, है ना, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। पूछा जाता है 1958 में हुआ था। इसका जो IC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा नाम पूछा जाता है इसका, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको जो IC था इसको हम क्या बोलते थे, सेमीकंडक्टर बोलते थे, है ना, अर्धचालक, ठीक। ये क्या सिलिकॉन का बना होता था। जो IC है वो आपका सिलिकॉन का बना होता था और इसको अर्धचालक कहते थे। इसमें हम जो IC था उसमें हम किस प्रकार के IC यूज करते थे, LSI, इसका पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में यूज होने लगा, जिसके कारण थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर था उसमें कम ऊर्जा की खपत होने लगी और उसका जो साइज था वो पोर्टेबल होने लगा, हाँ। और इसमें स्टोरेज के रूप में हम
मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते थे। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था? आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था या टाइम सेविंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसमें हम सेकंड जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे? यहाँ पर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, है ना। और यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन है उसमें रियल टाइम और टाइम सेविंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था? मान के चलिए कि यहाँ पर 5 अलग अलग यूजर हैं, 5 अलग अलग यूजर हैं और इसमें सबको हमने 3-3 सेकंड का समय दिया है ना। 3-3 सेकंड का समय दिया है। अब मान के चलिए कि एक काम को इसको पूरा होने में आपको 10 मिनट लगेगा, ठीक है, इसको 5 मिनट लगेगा, इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस प्रकार से सबको एक एक काम को पूरा होने में इस प्रकार का टाइम लगेगा। अब टाइम से क्या होता था कि हमने पहले से उसमें टाइम फिक्स कर दिए रहते थे कि एक जॉब को कितना टाइम मिलेगा। अब मान चलिए कि ये जो काम है इसको 10 मिनट होना है, लेकिन इसको एक बार में जब इसका बारी आ रहा है तो इसका कितना टाइम मिल रहा है? 30 सेकंड मिल रहा है ना। तो ये एक बार जब इसका टाइम आएगा तो ये कितना होगा? 3 मिनट 3 सेकंड काम करेगा। 3 सेकंड काम करने के बाद फिर ये क्या चला जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ऐसे करते करते इस सबको 3-3 सेकंड मिलेगा। अब फिर ये इसके बाद फिर इसको टाइम फिर 3 सेकंड मिलेगा। तो उसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, है ना। उसी प्रकार जो रियल टाइम होता था उसमें हम कोई भी जैसे इनपुट देते थे और उसका जो आउटपुट था उसको रियल टाइम में देखने के लिए हम यूज करते थे। जैसे आपका जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, है ना, बड़े बड़े जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो आज इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, है ना, जो रियल टाइम और टाइम सेविंग है। तो ये था आपका थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन से ही इसको हम व्यापार में उपयोग करना चालू कर दिए थे और उसके लिए जो आम जनता के लिए हमने थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर यूज करना प्रारंभ कर दिए थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था ये था आपका 1975 से लेकर 1990 तक का, है ना। इसका जो टाइम पीरियड था इसमें हम लोगों ने आईसी का यूज किया। आईसी का आविष्कार कौन से? थर्ड जनरेशन में हुआ था, लेकिन ये आगे तक अभी तक भी हम इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें नए नए वर्जन का और आविष्कार होते गया। जैसे हम लोग ने थर्ड जनरेशन में जो आईसी यूज कर रहे थे SLI था, और जो हम फोर्थ जनरेशन में यहाँ पर VLSI आईसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो फोर्थ जनरेशन में हम आईसी VLSI का यूज कर रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर एक और नया आविष्कार हुआ, वो था आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ और इसका जो आविष्कार करता था वो था आपका M हॉपर के वैज्ञानिक था, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और जो सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका इंटेल 4004, ठीक। इसको आप याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका इंटेल 4004, ठीक। इसको IBM कंपनी ने बनाया था। जो वैज्ञानिक था वो था M हॉप वैज्ञानिक था। और सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर आता है वो आपका इंटेल कंपनी का ही आता है। जो प्रोसेसर आता है सबसे ज्यादा प्रोसेसर कौन बनाता है? आपका इंटेल कंपनी ही बनाता है। IBM कंपनी जो एक अमेरिका की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर हम मेमोरी ग्रुप में हार्ड डिस्क और PD पेन ड्राइव सेमीकंडक्टर मेमोरी का हम यूज कर रहे थे, है ना। इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर हम C और C++ जैसे भाषाओं का आविष्कार हो चुका था। उसमें जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें जो यूजर होता था और जो मशीन होता था वो दोनों के बीच में डायरेक्टली इंटरफेस नहीं हो पाता था। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर आया उसमें क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था आपका GUI बेस्ड था, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, है ना। ग्राफिक्स के माध्यम से वहाँ पर देखने को मिला। ये जो फोर्थ जनरेशन था इसमें मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग जैसे सुविधा हमें मिलने लगा, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होने लगा। इसी कारण जो फोर्थ जनरेशन है ना, उसको कंप्यूटर की क्रांति के रूप में माना जाता है कि इसी टाइम से फिर कंप्यूटर एकदम से हमारे दैनिक जीवन में और जुड़ने। इस टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था आपका DOS और विंडो। DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जो DOS है ये आपका कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और जो आपका विंडो है वो आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो फोर्थ जनरेशन था इसमें हम LAN और MAN का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है और MAN आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो ये फोर्थ जनरेशन है। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका GUI
माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा उसको अच्छे से। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या देखते हैं, ये आपको 1990 से अब तक इसका आविष्कार चल ही रहा है। इसमें आगे क्या होगा अभी किसी को नहीं पता, है ना। इसमें अभी भी कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन है इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। सबसे मेन जो इसका बड़ा उद्देश्य है कंप्यूटर में मानव की तरह खुद की उसकी सोच उत्पन्न करना, है ना, वो खुद से अपना डिसीजन ले सके। ये आपका फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें अभी भी काम चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य मतलब जैसे जो कंप्यूटर है उसको रोबोटिक के माध्यम से उसके ऊपर खुद की सोच और खुद से निर्णय लेने की क्षमता लाने की कोशिश किया जा रहा है। और AI का जो मुख्य जो उदाहरण है, मेन उदाहरण है ना, जैसे अभी जो हमको देखने को मिलता है विंडो, प्रोटॉन, गूगल असिस्टेंट और एप्पल सीरी करके इसका उदाहरण है। इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे ब्लू-रे डिस्क, CD और DVD का यूज करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल का यूज कर सकते हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें WWW का आविष्कार हुआ है। ठीक है, और इसी कारण हमको ये जो सारी सुविधा मिल रही है वो आपका फिफ्थ जनरेशन में जो नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं उसके माध्यम से मिल रहे हैं। यहाँ तक फिफ्थ जनरेशन तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।